हेलो एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर रोहित लांबा है। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल सेक्टर 82 गुड़गांव में। आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो हमें बहुत मरीजों में देखने को मिलती है, यूजुअली काफ़ी रेगुलरली, और इसके बारे में कई सारी भ्रांतियाँ या मिसकंसेप्शंस जिसको कहते हैं वो इसके बारे में बहुत हैं कि क्या इस इंजरी का मतलब क्या है, इससे क्या नुकसान है, इसको कैसे अटेंड करना चाहिए, कैसे ट्रीट करना चाहिए और किस स्टेज पे आपको इलाज कराना चाहिए, कब आपको कोई इसका एमआरआई कराना चाहिए और कब आपको किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए। तो आज का जो वीडियो है मैं इसीलिए हिंदी में भी कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँच सके, और लैंग्वेज बैरियर के कारण कई बार अगर नहीं बात पहुँचती तो वो नुकसान ना हो और हम इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। तो जो टॉपिक है आज का वो है मेनिस्कल इंजरीज इन द नी। तो मेनिस्कस आपने कई बार सुना होगा या किसी रिश्तेदार के बारे में सुना होगा कि घुटने में जी कोई चोट लगी थी और उसके बाद से उनको दर्द रहता था। फिर कभी उन्होंने एमआरआई कराया कहीं किसी डॉक्टर के कहने पर या हो सकता अपने आप से भी, और उसमें पता लगा कि जी मेनिस्कल इंजरी है, मेनिस्कल टियर आया है, कभी कोई ग्रेड 1 है, कभी ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है। तो इसके बारे में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि जी इसका क्या मतलब है और क्या टियर आ जाने का मतलब सर्जरी कराना होगा, क्या हमें ऑपरेशन कराना पड़ेगा तभी हम ठीक हो पाएंगे, फिर इस टियर का क्या सिग्निफिकेंस है किस एज ग्रुप पे। तो इस सारे चीज़ों के बारे में बात करते हैं। पहले तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि ये मेनिस्कस होता क्या है। तो मेनिस्कस मैं आपको एक ये नी के मॉडल में दिखाता हूँ। ये हमारा घुटना है, तो इसकी ये मूवमेंट है। तो आप साइड से अगर देख पा रहे हो तो ये जो बीच में येलो कलर की चीज़ है ये मेनिस्कस है। अब इसको अगर हम घुटने को खोल के सामने से देख पाए तो ये आप देख सकते हैं सामने से ये जो सामने सी शेप की चीज है ये मेनिस्कस है। ये हमारा लिगामेंट होता है जिसको हम एसीएल कहते हैं, इसके पीछे दूसरा लिगामेंट होता है जिसको पीसीएल कहते हैं। तो लिगामेंट अलग चीज है, ये जो आप चीज बीच में देख पा रहे हैं सी शेप की डिस्क, इसको कहते हैं मेनिस्कस। अब मेनिस्कस का काम क्या होता है? मेनिस्कस हमारे बॉडी में, हमारे नी जॉइंट में एक ऐसा कार्टिलेज का डिस्क, फाइब्रो कार्टिलेज का डिस्क दिया गया है भगवान की तरफ से, जिसके प्रॉपर फंक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका ये है कि क्योंकि ये हमारा सबसे पावरफुल और सबसे कॉम्प्लेक्स जॉइंट है और इसी के ऊपर सारा वेट डलता है, हमारी एक्टिविटी सारी इसी के कारण होती है। हम चलने पर हम जब वेट डालते हैं, हम जब दौड़ते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो सारा वेट आपका इस नी जॉइंट के थ्रू जाता है और ये एक स्ट्रेट पोजीशन में नहीं जाता। ये आपका नी वेट लेकर ऐसे ट्विस्ट भी कर सकता है, ऐसे बेंड भी कर सकता है और ट्विस्ट और बेंड दोनों एक साथ कर सकता है। अब इस सिचुएशन में अगर आपका ऊपर वाला हड्डी जिसको फीमर कहते हैं और नीचे वाली हड्डी जिसको टिबिया कहते हैं, इनके बीच में अगर कोई शॉक एब्जॉर्बर जैसी चीज हो तो वो इसके अंदर जो इसका कार्टिलेज है, जो इसका स्मूथ सरफेस है, ये इसको घिसने से बचा पाएगा। क्योंकि जब आपका बॉडी का वेट इससे ट्रांसमिट होगा तो ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हुए उस वेट को अपनी तरफ ले लेगा और ऊपर से वेट नीचे की हड्डी में नहीं जाने देगा। तो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हुए वो उसका इंजरी को, उसके डैमेज को, उसके घिसने को हड्डी के बचा लेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम तो इसका ये रहता है। फिर क्योंकि ये एक सी शेप के दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ, तो दोनों तरफ को, इस अंदर वाले तरफ को कहते हैं मीडियल मेनिस्कस और बाहर वाली तरफ जो होता है उसको कहते हैं लेटरल मेनिस्कस। दोनों सी शेप के स्ट्रक्चर हैं, दोनों के ऊपर उनका शेप ऐसी है कि ऊपर वाली हड्डी इसके ऊपर फिक्स बैठ जाए। तो उसकी शेप को लेते हुए जब इसके ऊपर हड्डी बैठती है तो ये एक सील भी प्रोवाइड करता है जॉइंट को, एक सक्शन सील दे देता है जिससे आपका नी स्टेबल ज्यादा लगता है। जब आप खड़े होते हैं, जब आप चलते हैं, जब बेंड करते हैं नी, तो उन सारी मूवमेंट्स में आपका नी ज्यादा स्टेबल भी लगता है, आपको स्टेबिलिटी लगती है। इसी कारण जब ये कभी डैमेज हो जाता है तो हमें थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी की फीलिंग भी आने लगती है। सबसे पहले पेन होता है, बट साथ में जब काफी देर तक चोट रह जाती है, इंजरी रह जाती है, तो थोड़ी इंस्टेबिलिटी की फीलिंग भी आने लगती है। साथ में ये आपके जो जॉइंट का फ्लूइड है
जो आपके पूरे जॉइंट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जॉइंट का अंदर का जो पानी है घुटने का, उसको ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब स्प्रेड करता है सारी तरफ, ताकि सब जगह एक इक्वल सही मात्रा में सब जगह पहुंच जाए, ताकि जॉइंट के हर हिस्से को अपना अपना न्यूट्रिशन मिल जाए। तो ये इसके मोटे मोटे 2-3 फंक्शंस रहते हैं, और इसीलिए ये जॉइंट की मूवमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अब इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको साथ में और मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि जो मेनिस्कस है, जो मैंने आपको बताया कि सी शेप का है, इसके 3 हिस्से होते हैं। तो अगर आप देखें कि ये वाला हिस्सा जो जॉइंट की तरफ है उसको कहते हैं वाइट जोन, और जैसे जैसे आप जॉइंट से परे जाते जाते हैं वो बनता है पहले रेड वाइट जोन और फिर बनता है रेड जोन। तो जॉइंट्स के अंदर वाली साइड के जितना अंदर की तरफ है वो वाइट है। वाइट क्यों है? क्योंकि वहां पर ब्लड सप्लाई सबकी सबसे कम है इसकी, और जितना आप उससे परे जा रहे हैं जॉइंट से, जहां कैप्सूल के साथ में वो स्ट्रक्चर अटैच्ड है, वहां पर रेड जोन है, और उन दोनों के बीच का जोन रेड वाइट जोन है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि रेड वाइट मतलब क्या हुआ? इसकी सिग्निफिकेंस आती है आपकी चोट के हील होने पर। अगर आपका मेनिस्कस टेयर है, इंजरी है, तो अगर वो रेड जोन में है तो क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई है, तो उतना अच्छा चांस है उसके हील होने का। तो उतना ही जरूरी है उसको ठीक करना, उसको फिक्स करना, ताकि हम उसको मैक्सिमम चांस दे सकें कि वो ठीक हो जाए, हील हो जाए। और अगर वो व्हाइट जोन में है तो उसके अब खुद से हील होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। तो उस वाले इंजरी में ज्यादातर हमें ये करना पड़ता है कि अगर वो आपको दिक्कत कर रहा है तो उसको जितना पार्ट डैमेज पार्ट होता है उसको साफ कर दिया जाता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कैसे होता है वो। पर तो ये 3 इसके एरियाज हैं, इसके डिमार्केशंस हैं, जिसके बेस पे इसका ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। तो जब हम देखते हैं कि एमआरआई की रिपोर्ट में ग्रेड 1, 2, 3 और इस तरह के टेयर आते हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि टेयर कहाँ जा रहा है, किस एरिया में, उसी हिसाब से उसी का उसका ट्रीटमेंट हम डिसाइड कर सकते हैं। फिर और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका कि ये जहाँ पे अटैच्ड है हड्डी के साथ में, इसकी अटैचमेंट एक आगे की तरफ होती है और एक पीछे की तरफ होती है। तो वहां पर वो हड्डी के साथ में फिक्स्ड है। ये नीचे वाली बोन जो मैंने आपको बताई थी टिबिया, इसके साथ में वो मेनिस्कस फिक्स्ड है। इसको कहते हैं मेनिस्कस का रूट। तो एंटीरियर रूट और पोस्टीरियर रूट, मतलब आगे का और पीछे का रूट, वो रूट होता है, उसकी जड़ होती है, जिसके साथ में वो हड्डी में अटैच होता है। अगर वो वहां से रूट से उखड़ जाए तो उसका ठीक करना, उसको वहां पे फिक्स करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसके वहां से उखड़ जाने के बाद वो सारा मेनिस्कस ही किसी काम का नहीं रहता और वो धीरे धीरे सारा डैमेज हो जाता है, और उसके बाद आर्थराइटिस के, घुटने के घिस जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो हमें ये बहुत जरूरी है ये जानना कि वो टेयर कैसा है, कहाँ पर है और उसकी लोकेशन क्या है। उसी के हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड किया जा सकता है। अब सबसे कॉमन जो आप देखेंगे कि कारण क्या रहता है इस मेनिस्कस इंजरी का, सबसे कॉमन कारण रहता है एक्टिव मेल, यंग एक्टिव एडल्ट्स जो होते हैं, वो स्पोर्ट्स कर रहे हैं, उनका रनिंग और स्किपिंग, जंपिंग, ये सब जो एक्टिविटीज होती हैं, कूदना, भागना, इन सब के दौरान जब आपका घुटना एक जगह पर फिक्स किया आपने, अचानक रुके भागते हुए और अचानक मुड़े, तो एक आपका नी बेंट था, बेंट नी पर जब ट्विस्टिंग होती है, मुड़े हुए घुटने पर जब घुटना को ट्विस्ट किया मोड़ा जाता है, तो उस कारण उस टाइम पर ये जो मेनिस्कस है दोनों हड्डियों के बीच में फंस जाता है और फट जाता है और डैमेज हो जाता है। तो वो सबसे कॉमन कारण रहता है ऐसे वाले मेनिस्कस टेयर का, जो कि स्पोर्ट्स के कारण हो रहे होते हैं। दूसरा काफी कॉमन कॉज होता है कि आपका जो मैंने बताया लिगामेंट होता है घुटने के अंदर। अब ये लिगामेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेबलाइजर है, ये बहुत स्टेबिलिटी देता है घुटने को। इसके ना होने के कारण आपका घुटना ऐसे आगे पीछे की तरफ सरक सकता है और वो लचक आ जाती है घुटने में। अब ऐसी लचक आने पे हो सकता है लिगामेंट के कारण तो आपको दर्द ना हो रहा हो, पर इस तरह की लचक के कारण वो मेनिस्कस अंदर से टूट सकता है, डैमेज हो सकता है, और जब वो डैमेज होता है तब आपको जरूर से जरूर उस टाइम पे दर्द महसूस होता है। तो इंस्टेबिलिटी यानी कि घुटने की लचक आ जाना, वो किसी लिगामेंट इंजरी के कारण, मतलब एसीएल आपका टूट गया है
पीसीएल जो पीछे वाला लिगामेंट है वो टूट गया है, तो उसके कारण आपको इंस्टेबिलिटी की फीलिंग आ सकती है और उसके कारण आपको मेनिस्कस का डैमेज हो सकता है। तीसरा सबसे कॉमन कारण जो देखा गया है वो है ओल्ड एज में, जैसे कि हमारा घुटना और हमारे ये मेनिस्कस धीरे धीरे डीजेनरेटिव यानी कि हल्का हल्का घिसना शुरू हो जाता है। उसमें घिसावट शुरू हो चुकी होती है कई सालों से, और वो घिसते 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 इतना पतला हो गया होता है कि हल्के से आप घुटने को मोड़ रहे हैं या कुर्सी से उठ रहे हैं या कार से निकल रहे हैं, उतने में ही वो इतना पतला हो चुका होता है मेनिस्कस को फट जाता है और वो डैमेज हो जाता है। इस तरह के मेनिस्कस टियर को डीजेनरेटिव मेनिस्कस टियर कहते हैं। डीजेनरेटिव मतलब डैमेज हो जाने के बाद, घिसने के बाद का जो टियर हुआ। आमतौर से ऐसे वाले टियर्स के लिए हमें कोई ऑपरेशन या सर्जरी या दूरबीन की सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इस तरह के टियर कुछ देर की एक्सरसाइज, कुछ मेडिसिन और ऐसी कुछ चीजें जिनसे आपके घुटने को घिसने से बचाया जा सके, ऐसे वाली एक्टिविटीज और ऐसी वाली डे टू डे एक्टिविटी मॉडिफिकेशन से, मतलब आपके जो काम करने का तरीका है उसको बदल देने से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो वो काम करने का तरीका हो सकता है कि आप जैसे आलती पालती नहीं मार के बैठ रहे, या आप सीढ़ियाँ चढ़ना थोड़ा कम कर रहे हैं, तो ऐसा मॉडिफिकेशन, ऐसा चेंज अपने एक्टिविटी में कुछ दिन के लिए करने से इसको आप पेन फ्री कर सकते हैं और वो धीरे धीरे उसका दर्द खत्म हो जाता है इस स्पेसिफिक डीजेनरेटिव टियर्स के लिए। तो अब ये कैसे पता करें कि आपको घुटने में दर्द हुआ कभी, तो क्या वो मेनिस्कस टियर था? इसके कुछ खास सिम्टम्स होते हैं, मतलब कि आप जो साइन आपको फील होंगे कि मेरे को ये दर्द हुआ। हर तरह का दर्द मेनिस्कस इंजरी तो नहीं हो सकता। यूजुअली ये कैसे होता है कि आपको जब आप या तो कोई स्पोर्ट्स कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते या कोई ऐसे अननेचुरल पोजीशन थी कि जब आपका घुटना अचानक से ट्विस्ट हुआ और उसके बाद अचानक से टक की आवाज आई और साथ ही बहुत तेज दर्द हुआ। मोस्ट कॉमन तो इस तरह से रहता है। तो वो दर्द इमीडिएटली बहुत पेनफुल रहता है, कुछ दवाई से, कुछ रेस्ट से वो ठीक भी होने लगता है, बट एक दिन के अंदर अंदर उसमें स्वेलिंग भी आ जाती है। तो टिपिकली आपको जिस दिन इंजरी ये छोटी मोटी हुई या सिग्निफिकेंट इंजरी भी हुई, तो उसके अगले दिन आपको घुटने में सूजन भी आ जाती है। तो इससे थोड़ा बहुत पता लगता है, शक होता है कि हाँ जी ये मेनिस्कल टियर हो सकता है, क्योंकि ये किसी एक्टिविटी के टाइम पर हुआ है, कोई कुछ आपके करते हुए में हुआ है। दूसरा मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या रहता है कि आपको कभी कभी लगता है कि घुटना बीच में आप मोड़ रहे हैं, फिर उसके बाद सीधा करने लगे तो अचानक कुछ लॉक सा हो गया, कुछ फंस गया अंदर, आपको फंसने की फीलिंग आती है। और वो फंसने की फीलिंग आपको जब सिर्फ बेंड आप सीधा तो कर पा रहे हैं, लेकिन जब आप सीधा कर रहे थे घुटना तब आपको कुछ फीलिंग आई थी, उसको कहते हैं कैचिंग। तो वो एक टिपिकल सिम्टम रहता है इसका। बट कभी कभी वो लॉकिंग भी करता है, जबकि आप कुछ 5 या 10 डिग्री आपका आखिर में घुटना सीधा हो ही ना पाए, और वो हो सकता है कुछ देर घुटना घुमाने के बाद वो ठीक भी हो जाए, बट ऐसी लॉकिंग बार बार होती रहती है। वो क्यों होती है? क्योंकि इस मेनिस्कस का कुछ पार्ट फट के घुटने के अंदर की तरफ आ जाता है, और जहां की वो दोनों हड्डियों के बीच में जब आप घुटना मोड़ रहे हैं तो फंस जाता है, और जब आप उसको सीधा करने लगते हैं तो वो फंसा हुआ पार्ट उसको सीधा होने नहीं देता, और कई बार वो स्नैप करके अचानक वापस अपनी जगह पे आ जाता है, तो आप दोबारा उसको कर पाते हैं, सीधा कर पाते हैं। तो ये लॉकिंग की फीलिंग, घुटना पूरा सीधा ना कर पाना, ये एक और बहुत कॉमन टिपिकल सिम्टम है जिसके कारण आपको लग सकता है कि हाँ जी ये मेनिस्कस टियर है। और इसके बाद और क्या हो सकता है? जब आपका वो टियर काफी देर से है, कई महीनों से है, हील नहीं हो पा रहा है, तो आपका पेन टिपिकली इस तरह का रहता है कि कुछ 5-7 दिन आपको दर्द हुआ चलने में, आपने कुछ रेस्ट किया, कुछ दवाई ली, और कुछ देर के बाद आपका दर्द कुछ कम हो गया, लेकिन फिर 15 दिन बाद वो फिर से आ गया। तो इस तरह के क्रॉनिक नी पेन्स जो आते जाते रहते हैं, वो भी बहुत कॉमन फीचर है इसके। फिर कभी कभी मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था कि मेनिस्कस का पार्ट का एक फंक्शन होता है कि वो आपको जॉइंट को स्टेबिलिटी भी देता है थोड़ी सी। तो जब आपकी स्टेबिलिटी थोड़ी आपको घुटने में कम लगने लगे, थोड़ी लचक ज्यादा लगने लगे, तो ये एक फीचर हो सकता है इस चीज का कि आपको मेनिस्कल इंजरी हो सकती है। अब मेनिस्कल इंजरी है तो हम इसको किस तरह से जांच सकते हैं? क्या हम टेस्ट करते हैं, और क्या हम किस तरह से हम पता कर सकते हैं कि हाँ जी ये हमारे घुटने में मेनिस्कल इंजरी है?
तो उसके लिए आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको सिम्टम बताए, सारे साइन बताए, अगर आपको ऐसा कुछ साइन लगते हैं अपने घुटने में और दर्द के साथ में, तो आप जरूर एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें, उनसे सलाह लें, उनसे एग्जामिनेशन चेकअप करवाएं। वो जब आपका चेक करते हैं तो 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक आपको सीधा लिटा के घुटने को बेंड करके और घुमा के किया जाता है, जिसको मैकमरे टेस्ट कहते हैं, और दूसरा एक आपको उल्टा लिटा के किया जाता है पेट के बाहर, और उसमें भी वही सेम मूवमेंट कराई जाती है, जिसको कहते हैं एप्ले ग्राइंडिंग टेस्ट। अब ये दोनों टेस्ट यूजुअली एक ऑर्थोपेडिक सर्जन करते हैं, जिससे आप कह सकते हैं कि रफली 60 से 70% मरीजों में हम पता कर सकते हैं कि इसमें मेनिस्कल इंजरी हो सकती है। पर ये उतने स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। अगर हम ऐसा कोई टेस्ट कराना चाह रहे हैं जिससे हमें ऑलमोस्ट 10% ये पता लगे कि मेनिस्कल टेयर है और वो कैसा है और वो कौन सी लोकेशन पे है, तो वो हमें सिर्फ एक MRI स्कैन बता सकता है। तो MRI मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI बहुत कॉमन है आजकल, जो बहुत लोगों को पता है कैसे कराते हैं, कहाँ कराते हैं, लेकिन ये आपको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से सलाह लेकर उसके बाद ही कराना चाहिए। और इसके MRI की रिपोर्ट से घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है उसमें, क्या क्या फाइंडिंग्स निकलती है, क्योंकि हर मेनिस्कल टेयर सर्जरी नहीं मांगता। हर मेनिस्कल टेयर का मतलब ऑपरेशन नहीं होता। उस मैक्सिमम टेयर्स ऐसे होते हैं जो कि आपके रेस्ट और रिहेबिलिटेशन से, एक्सरसाइजेस से, इन सबसे वो ठीक हो सकते हैं। तो MRI स्कैन में एक चीज आपको जरूर सजेस्ट करना चाहूंगा, कहीं भी कराएं तो कम से कम 1.5 टेस्ला जो मशीन की कॉन्फ़िगरेशन होती है, 1.5 टेस्ला की मशीन पे कम से कम होना चाहिए, क्योंकि इससे कम की मशीन जो होती है उसमें कई बार बहुत छोटे मोटे टेयर्स जो होते हैं वो मिस भी हो सकते हैं। उसकी इतनी सेंसिटिविटी नहीं होती कि वो सारी टेयर पकड़ पाए, तो कई चीजें मिस हो सकती हैं। तो इसलिए कराएं तो एक अच्छे मशीन पे कराएं जिसका कॉन्फ़िगरेशन 1.5 टेस्ला या उससे ऊपर हो कम से कम। अब आपने MRI करवा लिया, उसके बाद आपके पास रिपोर्ट आती है जिसमें लिखा होता है ग्रेड 1 टेयर। तो ग्रेड 1, 2 और 3 तीन तरह के टेयर आमतौर से इसमें डिस्क्राइब किए जाते हैं। वो ग्रेड 1, 2 और 3 जो होते हैं वो सिग्नल चेंजेस होते हैं। हमारे MRI की फिल्म पे अगर आप देखें, मेनिस्कस जो होता है एक त्रिकोणीय मतलब ट्रायंगुलर शेप में दिखाई देता है। एक ट्रायंगल आगे की तरफ, एक ट्रायंगल पीछे की तरफ, जो फिल्म में हम देख पाते हैं। ठीक है, तो अब इस त्रिकोण में जब हमें एक वाइट, ये यूजुअली ब्लैक कलर का होता है, इसमें जब हमें एक वाइट सी लाइन दिखनी शुरू हो जाती है तो वो सजेस्ट करती है कि वो मेनिस्कस में कोई डैमेज है। बहुत इनिशियल डैमेज जब शुरू में होता है उसको ग्रेड 1 कहते हैं। और ग्रेड 1 टेयर में, ग्रेड 1 इंजरी में, ग्रेड 1 सिग्नल चेंजेस में आपको ऑपरेशन की या दूरबीन के ऑपरेशन की या किसी तरह के ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है। तो ग्रेड 1 चेंजेस आ जाने पर घबराने की जरूरत नहीं है। इसका इलाज बहुत ही सिंपल है, सिर्फ कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ दवाइयां, जो कि आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्टेशन करके ये सारा कुछ पता कर सकते हैं और उनकी ट्रीटमेंट में रहें। इसमें आपको जल्दी ही पूरा कंप्लीट आराम मिल सकता है। पर एक चीज है कि अगर आपको फर्दर इंजरीज होती रहे या कोई आपका फैक्टर ऐसा है कि आपकी घुटने में की इंस्टेबिलिटी है, कि लिगामेंट डैमेज है पहले से ही और वो घुटना स्टेबल नहीं है, तो वो इंजरी धीरे धीरे बढ़ के ग्रेड 1 से ग्रेड 2, ग्रेड 3 तक भी जा सकती है। तो इसीलिए जो इसका इनिशियल फैक्टर है कि किसके कारण वो इंजरी हुई, किसके कारण वो डैमेज हुआ, उसको एड्रेस करना, उसको ठीक करना बड़ा जरूरी है। अगर वो आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी थी कि आपकी मसल्स वीक थी और आपने कोई अननेचुरल एक्टिविटी करी, तो हाँ, उसको प्रिवेंट करना है, उन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, एक्सरसाइजेस से होगा, वो फिजियोथेरेपी से होगा। अब नेक्स्ट है ग्रेड 2। अब ग्रेड 2 भी जो आपको मैंने बताया कि वो ट्रायंगल होता है काले रंग का जो MRI पे दिखता है और उसके अंदर सफेद सी लाइन बनती है। वो सफेद सी लाइन अभी भी इस मेनिस्कस के सरफेस तक नहीं पहुंची होती, तो वो जो डैमेज होता है उसके अंदर अंदर ही रहता है, ऊपर तक नहीं होता। ऐसे वाले मरीजों में अगर हम दूरबीन से अंदर देखते हैं तो हमें ज्यादातर वो टेयर नजर भी नहीं आता, क्योंकि वो डैमेज अंदर अंदर होता है और वो इतना बाहर इतना नहीं है, इतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि जिसको हम कुछ रिपेयर कर पाए या जिसको हम ट्रिम करने की जरूरत हो। तो वो डैमेज भी कंट्रोलेबल है और आमतौर से 80 से 90% लोग जिनको ये ग्रेड 2 सिग्नल चेंजेस या टेयर होता है उनको किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है।
सिर्फ 10 से 20% लोग जिनको कोई हम एग्जामिनेशन जांच करके हम पहचान सकते हैं कि इनको जरूरत है, सिर्फ उन्हीं को सजेस्ट किया जाता है कि कोई दूरबीन के ऑपरेशन की जरूरत हो और जिससे कि हम उसको उस डैमेज को हील कर पाए। अब नेक्स्ट है ग्रेड 3 टेयर। अब ग्रेड 3 टेयर जो है वो कंप्लीट टेयर है, जिसमें कि आपका जो टेयर था वो आपके उस मेनिस्कस के सब्सटेंस से शुरू होके ऊपर तक या नीचे तक पूरा कंप्लीट जाता है। तो आप उस टेयर को जब आप दूरबीन से अगर हम देखते हैं तो हमें टेयर अच्छे से पहचान में आ जाता है, और फिर उस टेयर का हमने डिसीजन लेना होता है कि क्या वो ऐसे जोन में है, क्या वो रिपेयर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। अगर वो इतने चिथड़े हो चुका है, इतने डैमेज हो चुका है कि उसको रिपेयर करने की कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम एक छोटा सा प्रोसीजर दूरबीन के द्वारा जो करते हैं, इसको कहते हैं पार्शियल मेनिसेक्टमी। मतलब कि उतना पार्ट जितना कि बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, रिपेयर लायक नहीं बचा है, उस पार्ट को सिर्फ साफ कर देना। स्पेशल हमारा इक्विपमेंट होता है जो आर्थ्रोस्कोपी में, जिसके थ्रू हम उसको एक छोटे से चीरे के जिसमें एक टांका लगता है, उसी के थ्रू हम सारा उसको साफ कर देते हैं। तो वही आपका सबसे पेनफुल पार्ट होता है, उसको साफ कर देने से आपको डेफिनेट आराम मिल जाता है। पर आमतौर से जितना हो सके हम कोशिश यही करते हैं कि आपका मेनिस्कस जितना बचाया जा सके उसको बचाने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेबलाइजर है, शॉक एब्जॉर्बर है पूरे जॉइंट का। इसके ना होने से कुछ फर्क पड़ता है, डेफिनेटली पड़ता है, बट अगर वो डैमेज है तो वैसे भी वो कुछ काम नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में उसको साफ कर देना ठीक रहता है। ऐसे टेयर्स जो कि रेड जोन में है, जिनकी ब्लड सप्लाई अच्छी है और जो रिपेयर करने लायक अच्छे हैं, उनको हम दूरबीन से ही स्पेशल अंदर टांके लगते हैं जिनके थ्रू हम उनको रिपेयर करते हैं। अब वो टेयर्स, ऐसे वाले टेयर्स कई तरह के होते हैं। आप एमआरआई की रिपोर्ट में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल टेयर, वर्टिकल टेयर, रेडियल टेयर और बकेट हैंडल टेयर। अब जो बकेट हैंडल टेयर है, इसको सुन के जरूर आपको ध्यान देना होगा कि ये बकेट हैंडल टेयर का मतलब ये है कि ये आपका जो मेनिस्कस है ये पीछे से लेके आगे तक पूरा टेयर हो गया है और एक बाल्टी का जो हैंडल होता है जैसा, उस तरह से अलग हो गया उससे। तो ऐसे वाले मेनिस्कस में अगर उसको टाइम पर, समय पर रहते हुए उसको नहीं उसका इलाज किया जाए तो वो पूरा का पूरा डैमेज हो जाएगा और वो सारा का सारा फिर निकालना पड़ेगा, जो कि दूरबीन के द्वारा करना पड़ेगा। तो ऐसे वाले टेयर में, जो कि आमतौर से किसी लिगामेंट इंजरी के साथ में होते हैं, ऐसे वाले टेयर में ऑपरेशन बहुत जरूरी बन जाता है। और हम कोशिश करते हैं कि क्योंकि वो पूरा का पूरा मेनिस्कस है, तो उस मेनिस्कस को हम टांके लगा के, स्पेशल टांके लगा के अंदर से पूरा का पूरा रिपेयर करें ताकि बचाया जा सके और आगे जॉइंट को कोई दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये यूजुअली एक मेनिस्कस के लिए ट्रीटमेंट प्लान रहता है। अब कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें वो, जैसे आपका बकेट हैंडल टेयर था या मेनिस्कस इतना खराब हो चुका था कि सारा का सारा निकाला जा चुका, और ये अगर यंग एज में हो गया, तो ऐसे मरीज को आर्थराइटिस के चांसेस काफी रहते हैं। अगर किसका 20, 25, 30 साल में अगर सारा का सारा मेनिस्कस निकाला जा चुका है, तो हाँ, उनको चांसेस हैं कि शायद 40-45 साल में या उससे पहले भी आर्थराइटिस डेवलप हो जाए। तो आजकल कुछ ऐसे ऑप्शंस अभी रिसर्च स्टेज पे हैं, बट इंडिया से बाहर तो सर्जरी शुरू हो चुकी हैं। होपफुली इंडिया में भी आ जाएगी, जिसमें दो ऑप्शंस हैं। या तो एक कैडेवरिक ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, जिसमें से किसी और का बॉडी से लिया हुआ, जैसे हम किसी का डोनर हार्ट, लंग, किडनी लेते हैं, उस तरह से मेनिस्कस लिया जाता है और उस मेनिस्कस को जिस मरीज में पूरा का पूरा मेनिस्कस निकाला जा चुका है, उसमें वहां पे ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है और उन स्पेशल टांकों से सिल दिया जाता है। ये इंडिया में तो बहुत अनकॉमन है, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह के कैटेगरिक डोनर्स नहीं मिल पाते हैं इतने, और इसके लिए अभी पूरा गवर्नमेंट सेटअप भी तैयार नहीं हुआ है, इंस्ट्रक्शंस नहीं आई हैं। एक और दूसरी चीज जो डेवलप हो रही है इंडिया से बाहर, वो है मेनिस्कस, आपका मेनिस्कस ट्रांसप्लांट के साथ में मेनिस्कस रिप्लेसमेंट, जिसमें कि एलोग्राफ्ट्स आते हैं, जो कि ग्राफ्ट्स
पहले से तैयार किए, लैब में तैयार किए ग्राफ्ट्स होते हैं, जिनको कि आप वहीं पे उसी मेनिस्कस की जगह पे फिक्स कर सकते हैं और वो घुटना आपका दोबारा नॉर्मल की तरह कर सकते हैं। अब ये तो हो गई हमारी इनिशियल ऐसे वाले घुटने जिनमें कि कोई यंग एज में डैमेज हुआ या कोई इंजरी के कारण डैमेज हुआ। अब जो लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब काफी देर से पुरानी इंजरीज हैं जिनको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ध्यान नहीं दिया है, उसमें कभी कभी क्या होता है कि आपके मेनिस्कस के डैमेज के साथ में, टियर हो जाने के साथ में एक रसौली बनने लग जाती है जिसको कहते हैं सिस्ट। और वो सिस्ट आपकी कई बार बहुत पेनफुल हो जाती है और उस सिस्ट को एड्रेस करने के लिए जो किसके सिम्टम ज्यादा आ रहे हैं, किसी को पेन ज्यादा आ रहा होता है, तो हमें उस सिस्ट को दूरबीन के द्वारा ही डीकम्प्रेस करना पड़ता है, क्योंकि उस सिस्ट में सिर्फ जॉइंट का जो फ्लूइड होता है वो फिल होता रहता है, वो जॉइंट का पानी ही भरता रहता है, जिसके कारण उसका साइज बढ़ता रहता है और वो पेनफुल हो जाते हैं, दर्द करने लगता है। तो ऐसी केस में या तो हमें उसका सिर्फ उसका मुंह खोल के उस सिस्ट का वो सारा पानी निकाल देना होता है दूरबीन से, जिससे कि उसका साइज कम हो जाता है और उसका फिर से बढ़ने का चांस कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। या फिर बहुत एक्सट्रीम केस में हमें वो पूरी की पूरी सिस्ट एक छोटे कट के थ्रू निकालनी पड़ती है सारी। तो ओवरऑल इस सेशन का जो अब मैं आपको कहूँ कि पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं वो ये है कि क्या आपको ऐसी कोई चोट लगी जिसके कारण आपको दर्द हुआ, क्या आपको ऐसे वाले सिम्टम्स आते हैं जिसमें कि दर्द है घुटने का, जिसमें कि घुटने को मोड़ने पर पेन होता है, जिसमें आप आलती पालती मार के नहीं बैठ पाते, जिसमें आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में या कुर्सी से उठने में दिक्कत होती है, या आपको घुटने में लॉकिंग की फीलिंग आती है, तो ये एक मेनिस्कल इंजरी का साइन हो सकता है। तो ऐसे केस में आपको ज़्यादा देर नेग्लेक्ट ना करते हुए, उसको ना छोड़ते हुए, आपको किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना चाहिए जो कि आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी के स्पेशलिस्ट हों, और ताकि अगर उसमें डील करने की, उसको ठीक करने की ज़रूरत हो तो उसको जल्द से जल्द उसको ठीक किया जा सके। हमारी कोशिश आज की डेट में ये रहती है कि हम हर तरह के टेयर को बचा सकें, रिपेयर कर सकें, क्योंकि जितना टेयर हमारा बढ़ता जाएगा या डैमेज बढ़ता जाएगा, फिर हमारे उसको बचाने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके जो आ रहे हैं मैं उनको स्क्रॉल करके देख लेता हूँ। क्या ना मेनिस्कस हील ऑन इट्स ओन? जी संचिता जी, मेनिस्कस जैसे कि मैंने कहा वो वाला मेनिस्कस टेयर जो कि रेड जोन में है और वो टेयर अभी बढ़ा नहीं है, वो हील हो सकता है, लेकिन उस केस में आपको पहले तो जानकारी होनी चाहिए कि वो हील हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो उसके लिए आपको आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन बता सकते हैं, सारा एग्जामिन करके, हो सकता है एमआरआई रिपोर्ट की बेसिस पर। फिर आपको कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी, जैसे घुटना अगर मोड़ के ज़मीन पे बैठना है तो वो अवॉइड करना है, कितना आप घुटना मोड़ सकते हैं, कितना आप उस पर वजन दे सकते हैं, वो कुछ हफ्तों का आपको प्रिकॉशन लेना पड़ता है, जिसके बाद सही तरह से हील हो जाने के बाद आपका दर्द खत्म हो जाता है। अब ऐसा कोई टेयर है जो कि हमें लगता है कि ये हील नहीं हो सकता, अपने आप से हील नहीं होगा और उसके बढ़ने के चांसेस हैं, उस टेयर के लिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप उसको दूरबीन से फटाफट इलाज करवाएं ताकि वो आपको आगे दिक्कत ना करे और हम ज़्यादा से ज़्यादा मेनिस्कस आपका बचा सकें। प्रिया पूछ रही है कि नी के साइड में स्वेलिंग का रीज़न क्या हो सकता है? नी के साइड में स्वेलिंग आमतौर से तब आती है, आपको फील होती है जो वो आपका हैमस्ट्रिंग टेंडन्स होते हैं जो वो जहाँ पर इंसर्ट होते हैं, जहाँ पे बोन में जाके लगते हैं, उनमें कई बार सूजन आ जाती है, जिसको पेसेंसराइटिस कहते हैं। तो वो कॉमन कॉज होता है उसका। जो आपको मैंने बताया था कि एक सिस्ट रसौली जो बन जाती है मेनिस्कस टियर के बाद, वो कॉमनली ज़्यादातर वो घुटने के पीछे फील होती है। तो घुटने के पीछे कई लोगों में आपने देखा होगा या सुना होगा कि उनके बहुत बड़ी गांठ रहती है जो कि घुटना पूरा मोड़ने नहीं देती, या दर्द रहता है, या घुटना स्ट्रेच करते हैं, सीधा करते हैं, तब भी दर्द होता है। तो वो कॉमनली पॉप्युलेटियल सिस्ट कहते हैं उसको, और वो कॉमनली इसी मेनिस्कस टियर के कारण आगे डेवलप हो जाती है, बन जाती है। और आपके कोई सवाल हो तो आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। मैं अभी सेशन 1 मिनट के लिए और ओपन रखूंगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं चाहे जितनी मर्जी देर तक इसके जवाब देने के लिए तैयार हूँ।
आई थिंक आपको इन सब इंफॉर्मेशन से, इन सब गाइडलाइन से मदद मिली होगी ये सारा कुछ समझने में कि मेनिस्कस क्या होता है और उसकी इंजरी कैसे होती है और क्या उसका ट्रीटमेंट होता है। तो आगे भी हम इसी तरह के सेशंस लाते रहेंगे एंड आप अपने इसमें कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हम आप तक पहुंच के आपके सारे जवाब दे सकें। इसके अलावा आप इसके बारे में कुछ भी पूछना चाहें, कुछ भी कंसल्टेशन लेना चाहें तो मैं अवेलेबल हूँ अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल सेक्टर 82 गुड़गांव में। आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।